हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी के में से सेक्शन 145 से 148 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं ये। अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो सेक्शन इजी हैं और बड़े हैं, लेकिन अगर इनको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ये जो सेक्शंस हैं उसमें आधा पार्ट आ जाएगा, आधा समझ में आ जाएगा और आधा इसमें से छूट जाता है। तो इसमें सेक्शन 144 कहता है पावर टू इश्यू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस आर आर एप्रिहेंडेड डेंजर। अगर किसी जगह पर ऐसा महसूस होता है कि जो न्यूसेंस है ऐसे केसेस में ऐसी इमरजेंसी है तो उन पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। उस इमरजेंसी के लिए ऑर्डर कैसे करेगा और क्या करेगा उसके बारे में इसमें 144 में बताया गया है कि एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसमें कहा गया है डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सफिशिएंट रीजन टू एक्शन। अब उनको एक सफिशिएंट रीजन मिल जाता है, इनको एक वास्तविक बात पता चल जाती है रिटन में या ओरल में कि यहाँ पर इट इज कंपल्सरी टू टेक एक्शन इमीडिएट, कि हमको तुरंत एक्शन लेना है, कि हमको तुरंत एक्शन लेना है डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। क्योंकि वहां पर क्या है कि ह्यूमन लाइफ के लिए, समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि वहां पर ऐसा चीज डिस्टरबेंस हो रहा है जो पब्लिक में, उसमें ऐसा चीज किया जाए, या कोई दंगे होने की संभावना है या बलबे होने की संभावना है, तो वहां पर इमरजेंसी में कैसे उसको कंट्रोल किया जाए उसके लिए सेक्शन 144 बना हुआ है। कि सेक्शन 144 के तहत में अगर कोई ऐसी चीज आती है जहां पर दंगे होने की संभावना है, बलबे होने की संभावना है, भीड़ इकट्ठा होकर के कोई झगड़ा होने की संभावना है, या समाज में ऐसी जो ह्यूमन लाइफ के लिए, मनुष्य जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है, या दंगों के कारण वहां असामाजिकता फैल सकती है, तो ऐसी चीज में मजिस्ट्रेट 144 के तहत ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो, कलेक्ट ना हो लोग, और उनको तितर बितर होना चाहिए, वहां एक जगह कलेक्ट ना हो। ऐसी चीजें अगर उनको रिपोर्ट मिल जाती है मजिस्ट्रेट को या एसडीएम को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो वो ऑर्डर दे सकता है। अब उसमें क्या कहा कि ये जो ऑर्डर देगा कि यहाँ पर न्यूसेंस ना हो, इकट्ठा ना हो लोग, तो वो 2 महीने तक के लिए लगा सकता है। 2 महीने तक लगा सकता है। इट इज नॉट मोर देन 2 मंथ्स। 2 महीने से ज्यादा ये नहीं लगा सकता, लेकिन कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन आ जाती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति से, स्टेट गवर्नमेंट की सलाह से वो उसे 6 महीने तक के लिए बढ़ा सकता है। कि वो अगर समझता है कि नहीं ये आवश्यक है तो वह उसे 6 महीने तक बढ़ा सकता है। और इसमें मजिस्ट्रेट जब ये समझ जाता है, उसे ये पता चल जाता है कि नहीं अब इसमें दंगे बलबे या सामाजिक जीवन के लिए खतरा, या समाज में कोई ऐसी दुष्प्रेरणा पैदा होने से अब खतरा नहीं है, तो वो 144 जो उसने लगाया कि ऐसी चीज समाज में नहीं फैले और पुलिस के द्वारा उसको कंट्रोल किया, उसे वो हटा सकती जब उसको सेटिस्फेक्शन ऐसा हो जाए। तो सेक्शन 144 बहुत इजी है। इजी तरीके से इसमें समझना है कि जब पब्लिक में दंगे होने की संभावना है, बलवा होने की संभावना है, अराजकता फैलने की संभावना है, या किसी के पब्लिक में जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है, या कोई क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है पब्लिक प्रॉपर्टी को या ऐसी जगहों को, तो वहां पर 144 के तहत वो वहां पर पुलिस से कंट्रोल कर सकती है और पुलिस को ऐसा निर्देश दे सकती है कि वहां पर वो कलेक्ट ना हो और ऐसे दंगा होने से उसको बचाया जाए, 5 से ज्यादा लोग वहां पर कलेक्ट ना हो, 5 या 5 से अधिक लोग वहां पर कलेक्ट ना हो, और वहां पर पुलिस उसको कंट्रोल करेगी।
और ये कितने समय तक हो सकता है, 2 मंथ तक हो सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि नहीं ये कंपलसरी है, इसको और बढ़ाया जाए, अभी ये कंट्रोल नहीं हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति से वो उसे 6 महीने तक बढ़ा सकता है। और जब ये मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि अब ऐसा बलवा या दंगा होने की संभावना नहीं है, या वहां पर सामाजिक जीवन के लिए खतरा नहीं है, या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होने वाला नहीं है, उसके सेटिस्फेक्शन पर वो उस धारा को हटा सकता है, सेक्शन 144 को। अब सेक्शन 144 ए अमेंडमेंट कर दिया गया। इसमें कहा गया पावर टू प्रोहिबिटेड कैरिंग आर्म्स, आर्म्स को ले जाना प्रतिबंधित कर सकती इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और में ट्रेनिंग विद आर्म्स। जो मास ड्रिल है, इकट्ठा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसी जगहों पर, या कोई ट्रेनिंग है जो आर्म्स की है वैसी जगहों पर, या जहां पर कोई ऐसे पदार्थ जो विस्फोटक है वहां पर आर्म से ले जाने से प्रतिबंधित कर सकती है। ये सेक्शन 144 ए में कहा गया कैरिंग ऑफ आर्म्स इन एनी प्रोसेशन ऑफ द emergency of the organizing or hidden of taking parts in any mass drill or mass training with arms in any public place। अगर कोई पब्लिक प्लेस पर ऐसा है जहां पर बहुत सारी मास गैदरिंग है, जहां पर पब्लिक लोग इकट्ठा हैं, या जहां पर आर्म्स की ट्रेनिंग हो रही है, या जहां पर आर्म्स हथियार वगैरह का वो चीज है जहां विस्फोट हो सकता है, ऐसी जगहों पर वो मजिस्ट्रेट उसमें आर्म्स को ले जाना प्रतिबंधित कर सकता है। और या ऐसी जगह पर जहां पर की संभावना हो कि आगे चल करके यहाँ पर ऐसा होगा, वहां पर भी वो प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन इसे वो 3 महीने से ज्यादा प्रतिबंधित नहीं कर सकती। और अगर इमरजेंसी उसको लगती कि नहीं बढ़ाना चाहिए, तब वो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के वो 6 महीने तक उसको बढ़ा सकती है। तो सेक्शन 144 का ही एक पार्ट 144 ए है, उसमें पब्लिक के लिए न्यूसेंस के लिए कंट्रोल करती है, और इसमें आर्म्स को ले जाने के लिए से रोकती है। अब इसमें इसका सी पार्ट हो गया। अब इसका सेक्शन डी पार्ट में डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनमें डिस्प्यूट जब पैदा हो जाता है, उस डिस्प्यूट को मजिस्ट्रेट कैसे कंट्रोल करेगा, केवल पोजीशन के लिए। तो एक इसमें 144 से सेक्शन 145 दिया हुआ है। सेक्शन 145 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अक्सर है ये ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है इसको समझने में। तो इसमें कहा प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कैरिंग लैंड और वाटर इन लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। जो जमीन है या पानी है, भूमि है या वाटर है, वहां पर पोजीशन को लेकर के ऐसा डिस्प्यूट हो सकता है कि जहां पर शांति भंग हो सकती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर पोजीशन के लिए शांति भंग हो सकती। 145 का एक मेन वर्ड है, पोजीशन के लिए शांति भंग हो सकती। बस इतने वर्ड्स में से पूरी चीज आ जाती इसमें। तो इसमें कहा बाय द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इट कंफर्म टू मजिस्ट्रेट दैट ब्रीच ऑफ पीस। मजिस्ट्रेट को ये कंफर्म हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि वहां पर शांति भंग हो सकती है। ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग हो सकती है किसके लिए, लैंड वाटर या इन चीजों के पोजीशन के लिए। इसमें से आती हैं लैंड, वाटर, बिल्डिंग, मार्केट, फिशर्स, क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लैंड, रेंट्स, प्रॉफिट। ये सारी चीजें आती हैं। क्या चीज आती है, भूमि आती है, पानी आता है, बिल्डिंग आती है, मार्केट आती है, और जहां पर मछली पकड़ने का वो है जगह है, वहां पर क्रॉप्स, फसलों में कोई कब्जेदारी को लेकर के है, या जमीन जो उत्पादक जमीन है वो ऐसी जगहों पर है, कृषि लैंड है वहां पर है, या कोई किराया की बात है, या कोई प्रॉफिट की बात है। ऐसे में कब्जेदारी को लेकर के अगर कोई विवाद पैदा होता है तो 145 सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट उसमें ब्रीच, शांति भंग ना हो, उसके लिए इसमें ऑर्डर करता है। इसमें कहा गया है कि
देन ही हियर, अब वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि अगर ऐसी कोई सूचना पाती है उसके पास उसको, तो वो क्या करता है, वो नोटिस देता है, और नोटिस जो समनिंग, जो हमारा नोटिस का प्रोसेस पहले आ चुका है उसके तहत उस नोटिस देगा, और नोटिस के बाद दोनों पार्टियों को, देन हियर टू बोथ एंड टेक एविडेंस, दोनों पार्टियों को सुनेगा, दोनों पार्टियों को जवाब लेगा, और दोनों पार्टियों से एविडेंस कलेक्ट करेगा। एविडेंस कलेक्ट करने पर अगर उसे लगता है, देन ही सी हु इज इन पोजीशन एट द डेट ऑफ द व्हेन डिस्प्यूट, जब डिस्प्यूट शुरू हुआ तब पोजीशन में कौन था, उसको मेन देखना है कि जब डिस्प्यूट हुआ तो पोजीशन में कौन था, और जो पोजीशन में था उसके लिए वह उसे पोजीशन दिला सकता है। एंड if he appears that any party dispersed forcefully and wrongfully within 2 months before the police report, then he treat as he is in possession। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, एक बात तो देखता है वो कि डिस्प्यूट के टाइम पर पोजीशन में कौन था, दूसरी बात तो उसको देखना है कि जब डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट में पुलिस ने रिपोर्ट दिया, पुलिस रिपोर्ट के पहले 2 मंथ पहले तक उसमें पोजीशन में कौन था, या उस व्यक्ति को 2 महीने के अंदर डिस्पोजेस किया गया, तो मजिस्ट्रेट उसको ट्रीट ऐसे करेगा जैसे डिस्प्यूट के टाइम पर वो पोजीशन में हो। इफ मजिस्ट्रेट फाइंड दैट वन पार्टी इन पोजीशन, देन ही कैन ऑर्डर दैट विदाउट ही कैन नॉट डिस्पोज। अब उसमें कहा गया कि वो देखेगा कि कौन सी पार्टी उसमें पोजीशन थे, तो उसमें वो स्टिक कर सकता है कि बिना कोर्ट के अब ऑर्डर के उसको कोई भी डिस्पोज नहीं करेगा, वो उसे कोई भी डिस्पोजेस नहीं करेगा, कोई भी उसको पोजीशन से हटाएगा नहीं। इफ एनी पार्टी डिस्पोज्ड, मजिस्ट्रेट फाइंड दैट ही कैन रीपोजीशन दैट पार्टी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मजिस्ट्रेट को ये ऐसा मालूम होता है कि रिपोर्ट के 2 मंथ के भीतर वो उसे निकाला गया, उसको डिस्पोजेस किया गया, तो वो उसको रीपोजीशन दिला सकता है। और डिस्प्यूट के टाइम पर अगर कोई उसे डिस्पोजेस करना चाहता है तो उसको वो स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है उसको। एवरी ऑर्डर सर्व एंड पब्लिश, और जो ऐसे में मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा वो उनको रिसीव कराया जाएगा, उनको प्राप्त कराया जाएगा। अगर प्राप्त बाई चांस नहीं होते तो उनको क्या कराया जाएगा, पब्लिश करा दिया जाएगा। वेयर एनी पार्टी डाइज, अगर कोई पार्टी जो उनमें से 145 तहत एप्लीकेशन के तहत में उनमें डिस्प्यूट हो रहा, तो जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनकी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उन प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। इफ द प्रॉपर्टी क्रॉप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड स्पीडी टू नेचुरल डिके, देन ही कैन सेल एंड कास्ट सबमिटेड। अब इसमें से कहा गया कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें से डिस्प्यूट है कि पोजीशन में कौन है, और उन डिस्प्यूट में से वो प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल डिके वाली है, मतलब प्राकृतिक रूप से समाप्त हो सकती है, या खराब हो सकती है, या बेकार हो जाएगी, तो ऐसी चीज जो खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, मजिस्ट्रेट उसको किसी के सुपुर्द करके उसको सेल करवा सकता है, और सेल करवा करके उसका जो पैसा आएगा वो पैसा सबमिट करवा सकता है कि ये जमा रहेगा। जब डिस्प्यूट खत्म होगा तभी वो पैसा इसमें से उसको दिया जाएगा जिसके पोजीशन में चीज थी, जो या जो उसका लीगल ओनर था। तो इसमें आप बात 145 में बिल्कुल सिंपल सी बात कही गई कि पोजीशन को लेकर के अगर किन्हीं व्यक्तियों के बीच में डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट के तहत शांति भंग हो सकती है, तो वहां पर 145 के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट मंगवाएगा, और पुलिस रिपोर्ट से ये देखेगा कि डिस्प्यूट के टाइम पर पोजीशन में कौन था, या जब पुलिस रिपोर्ट आई, पुलिस रिपोर्ट के 2 महीने के भीतर उसके पोजीशन से उसे डिस्पोजेस तो नहीं किया गया। ये देखने के बाद में जो पार्टी पाती है कि यस ये पोजीशन में है और ये पोजीशन में ठीक है, सही है, इसका टाइटल है, तो वह उस व्यक्ति को स्टे कर सकता है, रोक सकता है कि इसको यहाँ से डिस्पोजेस न किया जाए। और यदि अगर वह डिस्पोजेस किया गया है तो उसे रीपोजीशन भी दिला सकता है। ये बात इसमें कही गई।
अब इसमें से आती है कि उसकी पार्टी भी खत्म हो गई, अगर कोई पार्टी खत्म हो गई तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको प्रोसीड आगे करेंगे, और ऐसा ऑर्डर हर एक को सर्व कराया जाएगा, और पार्टी को सर्व कराया जाएगा, अगर नहीं हो पार्टी तो उसको पब्लिश कराया जाएगा। तो ये सेक्शन 145 का बेस था। सेक्शन 145 में ये बताया गया। अब सेक्शन 146 क्या कहता है? पावर टू अटैच सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। अब बात आती है कि जो वो उनका जवाब ले रहा है या एविडेंस ले रहा और टाइम ज्यादा लग रहा है, डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है, शांति ब्रीच हो रही, शांति भंग हो रही, तो वहां पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि when magistrate under section 145(1) and he is decided that none of the parties was then in such possession, और जब डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा 145 के तहत में उसको एप्लीकेशन मिल चुका है और डिस्प्यूट बढ़ रहा और ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि वास्तव में उसमें पोजेशन में था कौन, मजिस्ट्रेट को ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि वास्तव में पोजेशन किसका है, बेस्ट टाइटल होल्डर कौन है, तो वो क्या करेगा कि एंड वन इमरजेंसी देन ही अटैच द प्रॉपर्टी। तो वो क्या करेगा ऐसी इमरजेंसी में कि ब्रीच शांति भंग ना हो और कब्जेदारी क्लियर नहीं हो रही, तो शांति भंग ना होने के लिए उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता। अटैच किसके साथ कर सकता? किसी व्यक्ति को जो लोकल वहां का होगा या किसी के अंडर में उसको वो अटैच कर देगा, मतलब उसको जिम्मेदारी दे देगा कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे अंडर में है और दोनों के अंडर में नहीं रहेगी जब तक कि विवाद शांत नहीं हो जाता है। टिल द कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइडेड हु इज इन पोजीशन एंड अपॉइंट रिसीवर। अब जब तक उसको ये डिसाइड नहीं हो जाता कि पोजीशन में कौन था, लीगल ऑनर कौन था, कौन बेहतर पोजीशन में था, और तब तक के लिए उसमें एक रिसीवर की नियुक्ति कर देगा। रिसीवर के अंडर में वो जमीन चली जाएगी और रिसीवर उस जमीन में क्या करेगा कि अपने अंडर में ले लेगा दोनों पार्टियों से अलग, और तब तक की रहेगा जब तक कि मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर नहीं कर देता है, और मजिस्ट्रेट जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि बस यस वास्तव में पोजीशन किसका था। तो 146 सेक्शन में कहा गया कि अगर शांति ब्रीच हो रही और मजिस्ट्रेट को क्लियर नहीं हो रहा कि वास्तव में पोजीशन में कौन है, तो वो उसको अपने अंडर में ले सकता है, कुर्क कर सकता है, या वो उसको क्या कर सकता है, एक रिसीवर को नियुक्त कर सकता है कुर्क करने के बाद में कि रिसीवर के अंडर में रहे, रिसीवर के कब्जे में ये प्रॉपर्टी रहेगी। अब सेक्शन 147 कहता है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड एंड वाटर। अब इसमें का alleged right of user of any land or water by report of the police executive magistrate make an order in writing definite time and date that he appears self or by pleader and put written statement to take evidence and given order। इसकी प्रोसेस के बारे में 147 कहता है कि मजिस्ट्रेट जो ये लैंड और वाटर इनका डिस्प्यूट होता है उसमें क्या करेगा कि एप्लीकेशन ले, प्रोसेस है 147 क्या है कि 145 146 का प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या कहा गया कि अगर उसको ऐसा प्रार्थना पत्र मिलता है तो वो क्या करेगा, पुलिस को एक लेटर देगा और पुलिस उसकी जांच करके पुलिस एक रिपोर्ट कलेक्ट करेगी, और रिपोर्ट किसको देगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के देगी। मजिस्ट्रेट एक रिटन में ऑर्डर पास करेगा और रिटन में ऑर्डर पास करके दोनों पार्टियों को सर्व करेगा, दोनों पार्टी को कलेक्ट बुलाएगा और बुला करके उनको एक डेफिनिट टाइम पर, दोनों पार्टियों को एक डेफिनिट टाइम पर उनको जवाब देना होगा और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होकर के उनको जवाब देना होगा, चाहे वो स्वयं उसको लिखित में जवाब दें और चाहे प्लीडर के द्वारा जवाब दें। और जवाब देने के बाद में उनका रिटन स्टेटमेंट के बाद में उनका एविडेंस लेगा दोनों पार्टियों का, और एविडेंस लेने के बाद में वह एक ऑर्डर को डिसाइड करेगा। अब एविडेंस लेने का प्रोसेस और नोटिस देने का प्रोसेस वही होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही उसी प्रोसेस होगा। तो सेक्शन 147 के तहत मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है और उसमें क्या है,
उनको पार्टियों को नोटिस कराता है, नोटिस करा करके उनका रिटन स्टेटमेंट लेता है, एविडेंस लेता है और एविडेंस के बाद ऑर्डर करता है। ये सेक्शन 147 के तहत। अब सेक्शन 148 कहता है लैंड इंक्वायरी। अब ये तो हो गई। अब इंक्वायरी के बारे में क्या होता है कि अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती है कि वहां पर जांच करना चाहिए, मजिस्ट्रेट को स्वयं जांच करना चाहिए या अपने किसी अंडर अधिकारी के द्वारा उसकी जांच करवाने चाहिए, तो जो सेक्शन 145, 146, 147 के तहत ये जो ऑर्डर करने गए हैं या जो ये डिस्प्यूट है, अब नेसेसरी फॉर इंक्वायरी, अगर उसको ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि उसकी इंक्वायरी कराना आवश्यक है और इसकी इंक्वायरी की जाए, तो देन डीएम एंड एसडीएम रिप्रेजेंट एनी मजिस्ट्रेट। तो डीएम एसडीएम क्या करेगा कि एक अपने अंडर के अधिकारी को जो मजिस्ट्रेट रैंक का होगा उसको इंक्वायरी के लिए भेजेगा वहां पर, और इंक्वायरी भेजने पर वहां पर ये भी डिसाइड करेगा कि इस इंक्वायरी का खर्चा दोनों में से कौन पार्टी देगी, और उनमें से उन पार्टियों को जो पार्टी को मजिस्ट्रेट उचित समझता है उसे वह इंक्वायरी का संपूर्ण खर्चा उस पर करेगा और उससे वसूल करेगा। ये सेक्शन 148 कहता है कि इंक्वायरी और इंक्वायरी के बाद में किसी एक पार्टी से या जो मजिस्ट्रेट उचित समझता उससे उसका खर्चा जो है इंक्वायरी का, मजिस्ट्रेट का जाने का या अदर जो खर्चे हैं वो सब इंक्लूड करके उससे वसूल करेगा। तो सेक्शन 144 से सेक्शन 148 तक ये क्लियर हो गए होंगे। 144 में पब्लिक का ब्रीच थी कि पब्लिक में पीस कैसे ब्रीच हो रही, शांति कैसे भंग हो रही। 145 में 144A में आर्म्स के लिए था, ले जाना मना था। 145 में पोजीशन को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है। 147 में 6 में अगर उसको डिले हो रहा तो उसको रिसीवर नियुक्त कर सकता है, कोर्ट कर सकता। 147 में प्रोसेस दिया गया है कि नोटिस के बाद में पुलिस रिपोर्ट के बाद नोटिस के बाद में रिटन स्टेटमेंट और फिर एविडेंस, फिर ऑर्डर। ये कहा गया सेक्शन 148 में इंक्वायरी के लिए बात करी गई। तो ये सिंपल सी बातें हैं इनमें से। अब सेक्शन 149 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।